डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे इसके जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होगा? आपका स्मॉल क्यू। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। चार्ज किसे कहते हैं? आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो वो छोटे छोटे कागज़ के पीसेज हो गए, आपके ये स्किन के जो हेयर्स हो गए, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। तो उसमें मैं बता दूं, थोड़ा ब्रशअप कर देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? मान लीजिए आपका, ये आप मान लीजिए सिल्क है और ये आपका ग्लास रॉड है। हॉलो नहीं, पूरा भरा हुआ है। अब ग्लास रॉड है, ये दोनों न्यूट्रल है। अब हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप ये पेन का कैप देखें, वॉच का है या कुछ भी का है, कपड़े का है, ये सभी किसी न किसी एटम से मिलकर बना हुआ है। तो वो जब एटम से मिलकर बना है तो एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो सपोज इसके पास है 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन, होंगे तो करोड़ों के ऊपर के, इसमें मान के चलता हूँ। इसके पास मान लेते हैं 80 इलेक्ट्रॉन है और क्या है आपका? 80 प्रोटॉन है। क्लियर है? तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या किया गया है? रब कर दिया गया। चलिए मैं सिल्क हटा देता हूँ, एबोनाइट सब हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो बात सुनिए, जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको मैं चार्ज की वैल्यू बता दूँ। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है कूलम। और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज आपका हो नहीं सकता। अब देखिए, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसके पास भी जितना इलेक्ट्रॉन, मैं मान लेता हूँ इसे, मैं मान लेता हूँ 200 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा अच्छा होगा, 200 प्रोटॉन है। तो देखिए 200, मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन यानी 80 नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा प्रोटॉन की वैल्यू भी वही सेम ही होती है, 10⁻⁻⁹ कूलम। ये नेगेटिव में और ये क्या है आपका? पॉजिटिव में। तो देखिए जितना नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मान लेते हैं 1.6, ये तो सेम वैल्यू ना, यूनिट मान लेते हैं। तो ये 80 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 80 यूनिट क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। तो -80 और +80, ओवरऑल क्या हुआ? चार्ज आपका 0। कोई भी चार्ज आपके पास लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? 200 में नेगेटिव है मेरे पास और मेरे पास क्या है? +200 पॉजिटिव है। तो कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो मुझे ना तो नेगेटिव फील हो रहा है ना तो मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, तो दोनों ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही दोनों को रब करते हैं, इमेजिन कीजिए जब दोनों को रब कर दिया जाएगा ना, तो इस तरह से मान लीजिए ये फिंगर्स, मुझे देख लीजिए इसका फिंगर, जब दोनों को रब करते हैं तो कुछ चीज़ें आपस में इस तरह से अटक जाती हैं और खींचने से यहाँ से टूट के इसके अंदर रह जाती है। तो जैसे दोनों चीज़ों को रब कर दिया गया, तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि दोनों को रब कर दिया गया, तो इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 80 प्रोटॉन था, इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन था और 200 प्रोटॉन था। लेकिन जैसे रब कर देते हैं इसके अंदर से सपोज -50 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इससे क्या हो? 50 इलेक्ट्रॉन से अटक के निकल गए, इसके पास चले गए। तो सीधी सी बात, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आप ध्यान से देख सकते हैं 130 इलेक्ट्रॉन हो गया, 80 and 50 130 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया 200 से 50 जाएगा तो 130 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? मैं थोड़ा 60 पे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी है चलता है। ये क्या हो जाएगा आपका? 150 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। इसके पास देखा जा रहा है 130 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान से आप देख सकते हैं इसके पास नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है। तो मैं कह सकता हूँ इसके पास नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो आफ्टर रबिंग इट बिकम नेगेटिव। और आफ्टर रबिंग इसके पास देखिए 150 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, 200 प्रोटॉन है। तो 150 इलेक्ट्रॉन को 150 प्रोटॉन ने क्या हुआ? न्यूट्रल कर दिया। तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ 150 इलेक्ट्रॉन, 150 प्रोटॉन +50 प्रोटॉन, इसको तो इसे न्यूट्रल कर दिया। ये 50 को कोई न्यूट्रल नहीं कर पा रहा। तो जब न्यूट्रल नहीं कर पा रहा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लूजिंग और गेनिंग होता है। तो लूजिंग और गेनिंग से क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है। इतना समझ आ गया? अच्छा बताओ, सबसे कम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? सबसे कम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है? मैं थोड़ा इसी पे कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। तो देखिए ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो गया ना, ये चार्ज मूव नहीं होता, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। ये मूव नहीं होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, देखिएगा इधर। तो हमने क्या देखा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है। अच्छा कोई भी, अगर बात सुनिए, मिनिमम कितना चार्ज आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के?
कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर बात करते हैं तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का लेना या देना कर सकते हैं। तो मिनिमम चार्ज कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज यूनिट क्रिएट करेगा, और कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इसने क्या किया था, किसी ने गेन किया तो नेगेटिव हो गया, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो कम से कम कितना चार्ज होता है? 1.6। तो मिनिमम चार्ज कितना प्रोड्यूस हो सकता है? मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो किसी भी बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, इतना हम लोगों ने देख लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात सुनिएगा। अब देखिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उससे ज़्यादा कितना हो सकता है? 2, फिर 3। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कहीं पर ऐसा हो सकता है क्या 6.5 इलेक्ट्रॉन को आधा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी तो आज तक नहीं मिली। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एटम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा या काटा जा सकता है। इसको तो तोड़ ही नहीं सकते, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, फंडामेंटल पार्टिकल जिसे ब्रेक ना कर पाओ। इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो याद रखिएगा 6.5 इलेक्ट्रॉन बोल के कुछ भी नहीं होता। तो कहीं पर भी चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में प्रोड्यूस होगा। एक इलेक्ट्रॉन था तो इतना हुआ ना, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर? कुछ भी हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं चार्ज? n इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ, n क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या बताता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा पाए? तो इसलिए बहुत जगह पे इसको कैपिटल Q बोल के भी दिखाया जाता है। और याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज है कैसे पता चलता है? Ne, इसी को लिखा जाता है n, और E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ओवरऑल किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है वो इससे पता चलता है। कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास लूज किया या गेन किया, उससे जस्ट उसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके पास कितना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, पता चल जाएगा। समझा पाए? चलिए अब बात करते हैं सर चार्ज की वैल्यू क्या होती है। तो देखो 1 कूलम हमने पढ़ा है, इसको कहेंगे 1 कूलम। स्पेलिंग देख लीजिएगा, 1 कूलम हो सकता है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1C। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अच्छा, अब बात करते हैं, अगर एक लिख के स्मॉल m और c लिख दिया गया, मिली कूलम। क्या हो गया आपका? मिली कूलम, मिली कूलम, कूलम यानी 10⁻³ कूलम, ठीक है। करंट में भी सेम काम आएगा, जहां मिली की बात हो तो 10⁻³ और हो जाएगा 1 माइक्रो। क्या कहा जाता है? 1 माइक्रो, ऐसा सिंबल होता है, 1 म्यू वाला साइन हो जाता है। तो इसे लिखते हैं 10⁻⁻6 कूलम। क्या लिखा जाता है? 10⁻⁻6। और ये छोटी वैल्यूज है, ये क्या है आपकी? छोटी वैल्यूज है। सबसे कम देख रहे कितना है? -19 कूलम होता है। सबसे कम कितना होता है आपका? -19। अभी तो हम लोग -1, -3 और -6 पे बात कर रहे हैं अभी आपका। समझा पाए? माइक्रो कूलम क्या है, मिली कूलम क्या है। और देखिए ऐसा भी लिखा जाता है 1 NC यानी नैनो कूलम। नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹। क्लियर है? हाँ या ना? तो कभी भी कहा जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज डेवलप होगा वो इसके मल्टीपल में क्रिएट होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। कहीं पर भी आपको इतना चार्ज दिख जाए और देखा जाए ये डिवाइड, इससे भी कम या डिवाइड आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हो गया चार्ज के बारे में, ठीक है। और ये क्या है आपका? स्टैटिक चार्ज पढ़ा हम लोगों ने। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो क्या होता है आपका? स्टैटिक चार्ज होता है। इसका स्टैटिक चार्ज का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप देखते हो बलून को जब रब करते हो ना ड्राई हेयर के ऊपर और छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को रख लो, तो वो क्या होता है? वो चार्ज क्या होता है ना, बलून के ऊपर ही रह जाता है और छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये चार्ज मूव नहीं होता। अगर मैं इसमें वायर लगा के आगे की ओर पास कर दूँ तो ये चार्ज इससे ऐसे मूव करके आगे, मान लीजिए मैंने एक और कंटेनर, ये एक और मैंने बलून बना दिया इधर,
मैंने क्या कर दिया, एक और बलून बना दिया इधर, और यहाँ पर कागज़ के छोटे छोटे पीसेस रख दिए। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक, फिर देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया एक वायर से, इसके पास मान लीजिए कुछ यूनिट चार्जेस थी, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्जेस होगा। इसके पास चार्जेस नहीं है, तो जहाँ चार्जेस है वो हाई एनर्जी, हाई चार्ज, यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज का तो फ्लो होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, फ्लो चार्ज नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर करंट नहीं है। और यहाँ से एक नया साइंस, मतलब कह सकते हैं कि एक नया पोर्शन शुरू होता है फ्लो ऑफ चार्जेस का, कि क्या हो, तब क्या हो अगर इमेजिन कर लीजिए कि एक आपके पास वायर है, आपके पास एक वायर है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। आपके पास एक वायर है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, लेकिन चार्ज स्टैटिक नहीं है यहां पर। तो कुछ चार्जेस मैं कहता हूं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, मैंने यहां से देखा ए पॉइंट से कहां भेज दिया, बी के पर भेज दिया, तो मैं कह सकता हूं चार्ज का फ्लो हुआ है। देखो पहले चार्ज बैठा हुआ था उस जगह पे, अब चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। टाइम क्या लगा आपका, टी। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसे क्या कहेंगे, करंट। और कुछ सिंबल समझिएगा, करंट को क्या कहेंगे, आई, चार्ज को क्या कहेंगे, क्यू, टाइम को क्या कहेंगे, टी। हाँ या ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं यूनिट बात करूं करंट का, तो यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। और टाइम क्या क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। इसी को लिखते हैं C/S, कूलम्ब पर सेकेंड। हाँ या ना, इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर सेकेंड। अब देखिए इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, नीचे वाला पोर्शन आ रहा है क्या, हाँ देख लेते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर ही लिख दूँ, I इज इक्वल टू क्यू के जगह पे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। Q इक्वल टू क्या होता है, NE। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q/T, और Q के जगह पे लिख सकता हूँ NE/T। हाँ या ना। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या कहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या हुआ, टाइम। हाँ सर, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, टाइम, यानी क्या, कूलम पर सेकेंड। जो भी टाइम वाला फैक्टर होगा डिवाइड कीजिए तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा करंट का यूनिट। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। तो हम लोगों ने देखा किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या, यूनिट कैसे आएगा, सारी चीज़ें आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्लियर हो गया तक, हाँ या ना। अब बात सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 कूलम पास किया, कितना पास किया, कोई वायर है, बात सुनिए, कोई वायर है, मैं वायर के इस पॉइंट पे, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेकिन मेरी जो चील वाली नज़र है, गिद्ध वाली नज़र है, वो इस पॉइंट पी पॉइंट पे मैंने फोकस कर दिया। बात सुनिएगा, थोड़ा फोकस कर दिया, अब मैं देख रहा हूँ कितने लोग जा रहे हैं। एक, बात सुनो, कैसे होता है क्लासरूम में, क्लास टीचर जो होती है, नहीं कहता मैम वॉशरूम जाए, कहते हो कि नहीं, तो उसमें कहता है एक बच्चा गया, 2 बच्चा गया, 3 बच्चा, जैसे 4था बच्चा, मैम क्या नहीं, वो रुको 3 बच्चा गया पहले से, उनके पास हिसाब है, क्यों, उसने नोटिस किया, 1 गया, 2 गया, 3 गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि क्या है, कि देखो कितना इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नहीं, कितने पास करे क्रॉस सेक्शन एरिया से, एक छोटे से एरिया से आपने कितने इलेक्ट्रॉन को पास किया है। तो मैं यहाँ पे अपनी चील वाली नजर डाल के हूँ, तो मैंने देखा 1 कूलम इधर से इधर पास हो गया, यानी सीधी सी बात, इधर से निकला होगा, इधर पहुंच गया होगा, इस जगह तो पार किया ना। तो मैंने देखा 1 कूलम वाला चार्ज पास कर गया। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। क्या लगा, अब मैं देखता हूँ 1 कूलम पर सेकेंड, यानी करंट का फॉर्मूला क्या था, Q यानी चार्ज, टाइम, कितना कूलम है, कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम अगर 1 सेकेंड के अंदर पास कर देते हैं तो 1 कूलम पर सेकेंड कहेंगे, और इसी को कहते हैं 1 एम्पियर। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है आपका, एम्पियर। करंट का जो मेन यूनिट हम लोग कहते हैं वो क्या है आपका, एम्पियर। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर चार्ज। आप लोग का जो देखते हैं बहुत जो हाई फास्ट चार्जिंग वाला जो आपका रहता है, एक क्या रहता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसके अंदर करंट की रेटिंग देखिएगा, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो समझा पाए एम्पियर क्या है, हाँ या ना। चलिए अब बात सुनिए, अब सवाल आता है बच्चा लोग का, आपका बुक में भी है
कि एक कूलम में सर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10, 20, 30, 40, 50 कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक कूलम के अंदर। तो देखिए एक मैं इस तरह से बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। देखिए थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। बात सुनो इधर, एक इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19 और ये 1.6 के लिए 16 और 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻16 और ये 16। देखिए 16 ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखो 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा वापस। पावर नीचे माइनस तो ऊपर भेजे तो प्लस हो गया था। समझा पाए, वापस समझा रहे। देखिए एक कूलम में एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, इतना कूलम इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन, इसको उधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन समझ आ गया, माइनस से ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो गया। अब 10 19 है, 19 को मैं 16 अलग से करूँगा, 3 को अलग कर दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 1000 10 का पावर 16, ये हो जाएगा 16। 4 4 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जा, ये 0 जा। ठीक है, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 125 जा, ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला एक वैल्यू, क्या कि एक कूलम के अंदर 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पता है कितने होते हैं, इतना पैसा आपको डेली दे दे तो आप समझिए 10 का पावर 7 मतलब 1 करोड़, मतलब बहुत सारा 500 का नोट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे गोल्ड के डाइसेस इसमें खरीद सकते हैं आप। हाँ, उससे ऊपर भी आप पता है, अगर मैं हर सेकेंड, बात सुनो, अगर मैं हर सेकेंड एक वायर से हर सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट के पार करूँ ना, तो मुझे कई 100 साल लग जाएंगे, मुझे 100 ईयर्स के ऊपर लग जाएंगे एक कूलम इलेक्ट्रॉन को इस पार से उस पार पहुंचाने में। अगर मैं हर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजते जाऊँ, एक पॉइंट मान लेते इसे, और हर सेकंड के बाद 100 इलेक्ट्रॉन भेजते जाएँ, तो मुझे इतना इलेक्ट्रॉन को एक कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन है, इसको इस पॉइंट से उस पॉइंट में पार करने में सिर्फ 100 साल के ऊपर लग जाएगा। तो समझ सकते हैं एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। और सोचिए आपका फ़ोन 5-5 एम्पियर 3-3 एम्पियर का करंट लेके जा रहा है, 1 एम्पियर में तो इतना कूलम था। समझा पा रहे हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये सारी चीज़ें आपके बुक में थी, यहाँ तक मैंने करवा दिया। और एक बात, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। बात सुनिएगा, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, जैसे डिस्टेंस 5 मीटर 20 मीटर ये सब। अब जिसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, 20 मीटर नॉर्थ 20 मीटर साउथ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसके बावजूद इसे क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है आपका, करंट मतलब क्या, मूव, एक जैसे दूसरे तो फ्लो करना। तो किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रही है, देखो मैंने कह दिया 50 इलेक्ट्रॉन गया, आपको मैग्नीट्यूड पता है, टाइम पता, डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड कितना करंट है। डायरेक्शन ही पता, पॉजिटिव से, जनरली आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका करंट जाता है, तो आपको डायरेक्शन भी तो पता है। लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है। जनरली वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना, वो 2 + 2 को 4 नहीं मानती, 2 + 2 को 4 सिर्फ अलजेब्रा मानता है। तो ये क्या मानती है? तो ये अलजेब्रा मानता है, ये अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब जब बड़े क्लास में जाके इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, वो तो अलग है, ना तो स्केलर ना तो वेक्टर, वो टेंसर, वो अलग है। नहीं, वो 12 में भी नहीं है, उसके बाद में है वो सब। समझा पाए आपको, हाँ या ना। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो करंट आपका बी से ए की ओर आ रहा होगा। फिर से बोलिए। अगर आपका चार्ज ए से बी की ओर जाता है तो करंट आपका बी से ए की ओर आएगा। करंट का डायरेक्शन चार्ज के ऑपोजिट होता है। क्यों?
और मैं कौन सा चार्ज बता रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके उल्टे साइड में क्या होगा, आपका करंट आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ तक आपका अभी तक जो पढ़ाया गया वो सब बेसिक था, जो पढ़ा है अभी तक ये बेसिक था, वो पार्ट 1 मान के चलो, ये #2 मान के चलो। यानी यहाँ पे सेकंड फेज है आपका। फर्स्ट फेज एकदम इजी से आप समझ गए, अब सेकंड फेज की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब बात सुनिएगा, कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, तो मैं अगर मान लेता हूँ कि मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, तो इसका एक, अगर यहाँ पे अगर मैं एक निडल मैग्नेट लेके जाऊँ, आपको पता है एक निडल मैग्नेट क्या होता है, एक जिसका एक सिरा नॉर्थ को दिखाता है, तो सीधी सी मतलब दूसरा सिरा साउथ को दिखाएगा। नॉर्थ को मार्क कर देते हैं, तब ना पता चल जाता साउथ किधर है। तो जैसे ही एक मैग्नेट रखते हैं ना, तो मैग्नेट का एक दायरा होता है। सपोज इसका दायरा ऐसा है, अगर मैं इसको बाहर रखूँगा तो नॉर्मल जैसा वैसे रहेगा। जैसे ही ये क्या होगा, इस फील्ड के अंदर आएगा ना, तो ये मैग्नेट इसके ऊपर या तो अट्रैक्शन करेगा, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है तो रिपल करता है। अगर अपोजिट पोल आ गया तो अट्रैक्ट कर लेगा, सेम पोल हो जाएगा तो रिपल। ये नॉर्थ है, ये लो जो मार्क किया है वही नॉर्थ है, नॉर्थ को रिपल करेगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का कारण क्या होता है ना, इस जगह पे ये घूम जाएगा। क्या होगा, थोड़ा ऐसे होके, ये थोड़ा पहले ऐसे था ना, अब ये क्या होगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी कि इसका फील्ड होगा, इसका क्या होगा, एक फील्ड या एक दायरा या इलाका, जहां तक आप इसके फोर्स को फील कर सकते। सुनिएगा थोड़ा, हर मैग्नेट का एक इलाका होता है जहां तक उसके फोर्स को फील कर पाइएगा। नीडल मैग्नेट रखिएगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह चार्ज का होता है, सेम उसी तरह क्या होगा, चार्ज का। अगर मैं एक चार्ज रख दूं ना, अगर मैं एक चार्ज रख दूं तो उसका भी एक दायरा होता है। उस दायरे तक आओगे तो मुझे पता है कि चार्ज दो ही नेचर का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के सामने अगर मैं नेगेटिव लाऊं तो क्या अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव लाएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव लाएंगे तो क्या कर देगा, वो रिपल कर देगा। यहां तक हम लोग को पता है, यानी कुछ ना कुछ फोर्सेस उसके ऊपर फील करेगा। अब सवाल आता है कि सर कम से कम चार्ज कितना होना चाहिए। बोले आप कितना भी कम चार्ज ले लो, बात सुनो जो पढ़ा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कम चार्ज क्यों ना ले लो, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यों ना ले लो, उसका जो दायरा होता है वो इन्फिनिटी होता है। हर पॉइंट का आप कहेंगे सर मैं यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रख दूँ, अमेरिका में काउंट करूँ तो वहाँ पर भी आपका चार्ज फील होगा, उसका दायरा इतना बड़ा है, अर्थ के बाहर तक उसको फील कर पाएंगे आप, ठीक है। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी तक आप लोगों को क्या बताया गया कि कोई भी पॉइंट चार्ज भी होगा, कितना छोटा चार्ज क्यों ना लो, एक मिली एम्पियर लेते, बात सुनो, एक मिली एम्पियर रखो या माइक्रो एम्पियर रखो, उसका जो दायरा होगा ना, उसका जो एरिया होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा। कहने का मतलब अर्थ के बाहर, हाँ सर, जितना दूर सोच सको उसके भी बाहर, जहां तक इन्फिनिटी उसका काउंट होता है। तो बात सुनिए, अगर मैं कहीं पर भी कोई यूनिट चार्ज रखता हूं तो उसका फील्ड कहां तक जाएगा, यानी कहां तक उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इन्फिनिटी तक। यहां तक समझ आ पाए, छोटा से छोटा चार्ज का भी फील्ड कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसका खुद का फील्ड है। देखो बात सुनो, मैंने क्या कहा, कितना ही कमजोर फील्ड क्यों ना हो, कितना ही कमजोर फील्ड क्यों ना हो, सॉरी कितना ही कमजोर चार्ज क्यों ना हो, कितना ही पतला सा या कितना छोटू सा चार्ज क्यों ना ले लो आप, उसका जो फील्ड होगा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सपोज इसका जो चार्ज आपको दिख रहा होगा 1 मीटर भी नहीं है, सपोज ये इन्फिनिटी है, सपोज क्या है, अगर नहीं समझा पा रहे तो ऐसा समझिए, एक चार्ज मैंने कहाँ रखा है, यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे, इसका जो फील्ड है वो फील्ड यहाँ तक जा रहा है, इसका फील्ड कहाँ तक है, तो इसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जो भी आप कहते हैं ना अनंत, यानी बहुत वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस। तो एक यूनिट चार्ज है और ये चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है। अब बात सुनो, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, बात सुनो, हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज, यहाँ पे एक क्या लेते हैं आपका यूनिट चार्ज, और ये लेंगे पॉजिटिव, कैसा लेंगे, और ये देखो हाइपोथेटिकल है, मैं बता दूं क्लास 12 में जाएगा तो और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़। ये क्या है आपका, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब सर ये यूनिट चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन इसका कोई फील्ड नहीं होता। बोले सर अभी आपने 15 मिनट तक यही कहा, आपने उतना देर से यही कहा कि सर कितना भी छोटा चार्ज क्यों ना हो उसका फील्ड होगा ही होगा, और अभी आप कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं जिसका फील्ड नहीं है।
तो कहेंगे एक यूनिट चार्ज इतना माइन्यूट चार्ज, ये हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूँ, सोचा हुआ एक हाइपोथेटिकल चार्ज कंसीडर किया जाता है, जो पॉइंट चार्ज कहते हैं उसे। पॉइंट चार्ज का नेचर होता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट चार्ज है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका इतना कम है कि इसके पास कोई फील्ड नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? तो इस चार्ज को मैं क्या करता हूँ, मेरे फील्ड तक लाना है मुझे क्या करना है, अपने फील्ड में लाना है। मेरा यहाँ से देख रहे हो, मेरा फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस चार्ज को जब मैं यहाँ से खींच के यहाँ तक लाऊंगा ना, तो पता है कोई वर्क नहीं होता। जब आपका फील्ड के बाहर है, आप लेके आ रहे हो तो कोई काम ही नहीं होता। जैसे आपसे कहा गया है कि आपके जो पहले के समय में होता था, टीचर ने कहा जाओ, वो आज बच्चा स्कूल में नहीं आया, टेस्ट था, जाओ उसको लेके आओ, पकड़ के लाओ। तो क्या कहते हैं उसको, तुम उसके गए स्कूल के बाहर, तो तुमने क्या कहा, अब तुम नॉर्मल ड्रेस में हो, तुमने क्या कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, चलो चलो घूमने जाते हैं। तुम उसको लेके जा रहे हो, तो स्कूल के पास तो आएगा नहीं। स्कूल के, मान लीजिए स्कूल का कॉरिडोर या वॉल है, तो स्कूल के बाहर तो घूमेगा। अब तुम्हें स्कूल के अंदर घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम तो पहले उसको वहाँ से यहाँ तक लेके आए, कोई काम कोई वर्क करना पड़ा नहीं, वर्क डन जीरो। लेकिन जैसे ही तुम उसको स्कूल बाउंड्री के पास लाओ, धक्का मार के नीचे खींचे, अब वो समझ गया, अब वो क्या हो गया, समझ गया है कि उसे तो सर के पास खींच के लेके जाया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज को आप फील्ड में लेके आते हो ना, ये सब चीज़ें आपको हायर लेवल में समझ आएगी। तो आप किसी चार्ज को जब फील्ड में लेके आते हो, आप उसके ऊपर जितना काम करते हो, आप उसमें जितना वर्क करते हो, उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आप इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है। आपने इस पर हल्का सा फोर्स दबाया, तो क्या हुआ, दब के इतना छोटू सा हो गया ये। और एक बार क्या किया आपने, उसको बहुत ज़्यादा दबा दिया, इस लेवल का दबा दिया, तो क्या हुआ, ऐसे 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 हो गया, इतना छोटा सा हो गया। तो इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ा, तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर हुआ। इसका दोनों के ऊपर में छोटा सा बॉल रखूँ तो इसको धक्का मार के हल्का सा उठा देगा, और इस पर धक्का मार के इसको यहाँ तक उठा देगा। क्यों, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है। तो आप जिस पर जितना वर्क करते हैं, वो उसके ऊपर इतना एनर्जी क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब बात सुनो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जैसे यूनिट चार्ज को मैंने फील्ड में लाया, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फील्ड में आएगा तो फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल। तो ये उसको रिपल करके इधर धक्का देना चाहता, लेकिन हम लोग भी तो जिद्दी ठहरे, लेके जाना है। तो सबसे पहले इस यूनिट चार्ज को मैंने क्या हुआ, यहाँ से खींच के इस जगह पे लाया, सपोज ए पॉइंट पे लाया, कहाँ पे ले गया, बात सुनिए। तो जैसे यूनिट चार्ज को मैं खींच के वहाँ से इन्फिनिटी से खींच के यहाँ पे लाया, एनर्जी यहाँ पे लाया, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक वॉक करना पड़ा, इस जगह से लेके इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी के बाहर कितना, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, इन्फिनिटी के अंदर कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, हाँ या ना। अब सपोज इस चार्ज को तुमने ए पॉइंट पे नहीं रखा, यहाँ से रख के कहाँ पे लेके आ गए, बी पर। अब इमेजिन करो, जब सामने आ गया तो रिपल्सन फोर्स और ज़्यादा बोल रहा है, हो रहा है कि नहीं, जितना सामने आएगा उतना क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। मैं इसको और सामने लेके आ रहा हूँ क्लोज। अब तो बताओ, ए से लेके बी तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ताकत, कई गुना ताकत बढ़ाना पड़ा होगा। अब बताओ, बी से मैं इसके पास लेके आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना क्लोज होता है उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। मैग्नेट में देखा होगा, जितना सामने लेके आते हैं उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है, अगर सेम पोल को सामने लाया जाता तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं इसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, और एक बार इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आए, बी पॉइंट तक लेके आए, किसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ा, कंफर्म यहाँ तक। तो कहा जाता है यही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। आप जब किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के अपने फील्ड में लेके आते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के अपने फील्ड में लेके आते हो, आपको वर्क करना पड़ता है। आपका जो वर्क है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसे कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल होता है, उसे वी कहते हैं। पोटेंशियल को क्या कहते हैं, वी। देखो फिजिक्स ने सारे अल्फाबेट को लेकर रखा है, साइंस में आप कह सकते हैं फिजिक्स और मैथ मिला के सारे अल्फाबेट हम लोगों ने ले लिए होते हैं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग जगहों पे। तो मैंने जब ए पे, अच्छा बात सुनो, कहाँ पे ज़्यादा वर्क होगा उसको, ए पे या बी पे, बी पे। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गया ना उसे कहेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए तो क्या लिखेंगे, वी ए, हाँ या ना। पोटेंशियल एट बी क्या लिखा जाएगा, वी बी, हाँ या ना। क्लियर है, कौन सा ज़्यादा होगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। कितना ज़्यादा होगा, वी बी माइनस वी ए। इसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझा पाए। देखिए आपके बुक में जिस हिसाब से आप उतना ही पढ़ते जाइए।
तो ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से देखिएगा तो क्या है, आपका वर्क है ना, आपने कितना चार्ज को खींच के लेके आ रहे हैं, वो सब जाएंगे थोड़ा देर में। याद समझा पे पोटेंशियल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड पे खींच, और ये भी पॉजिटिव होगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड पे लेके आना है। तो आप जब लेके आते हो उस पर कितना वर्क करते हो आप, वो इसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। हाँ या ना, क्लियर है या डाउट है? तो पोटेंशियल बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, पोटेंशियल का सिंबल तो मैंने कहा V है, तो V बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज को तुम लेके आए हो। तो मैंने यूनिट चार्ज का, ऐसा यूनिट कितना चार्ज लेके आए, 1 कूलम लाए हो, 2 कूलम लाए हो, 0.1 कूलम लाए हो, 1 एम्पियर लाए, सॉरी 1 मिली आप कूलम लाए हो, कितना चार्ज लेके आए हो। तो आपका यही होता है, देखो ये आपको कुछ डिफिनीशन के हिसाब से याद करना है, इसका बहुत डिटेल में आप पढ़िए क्लास 12 में। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ आपको पता, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना, डिफिनीशन पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, W/Q। अब मैं इसी पोटेंशियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, तो है VB - VA इज इक्वल टू वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक ला रहा है, देखो मुझे VB - EA यानी यहीं से बीच में एनर्जी चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो मैं लिखूंगा वर्क डन एट B पर लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, A से। तो क्या लिखेंगे, A से B, कहाँ से लाना पड़ेगा, A से B, और कितना चार्ज लाना पड़ा, वही ना है, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है क्या। इसी को हम लोग कहते हैं डेल V इज इक्वल टू W/Q, कितना वर्क डन, कितना चार्ज को लाया गया। हाँ या ना, समझा पाए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्लियर है या डाउट है? घर में पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कहूँगा आपको। अब इसका यूनिट क्या होगा, चलिए इसका थोड़ा यूनिट के बारे में बात कर ले, मिटा दें इधर, हाँ वीडियो से देख के पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। देखो अगर मैं इसका यूनिट के बारे में बात करूं, देखो ऐसा यूनिट पता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट इकलौता ऐसा यूनिट है या ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिसका यूनिट आपने डिफाइन कर दिया है, जैसे एनर्जी का जूल होता है, तो कहीं पर भी कोई भी एनर्जी मिल रही है आप जूल लिख सकते हो। ये ऐसा के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती है आपको, इसलिए हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं। इसलिए जब हायर स्टडी में जाएंगे ना तो CGS और ऐसे ही देखने को मिलता है, कहीं MKS से सबको देखने को नहीं मिलेगा। तो बात सुनिए, यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है आपका, मुझे यूनिट ऑफ पोटेंशियल चाहिए, किसका यूनिट चाहिए मुझे, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वर्क का क्या होता है आपका, जूल, चार्ज का सॉरी चार्ज का क्या होगा आपका, कूलम, तो जूल पर कूलम क्या हो गया आपका, जूल पर कूलम, इसको लिख सकते हैं J/C पर -1। क्लियर है, समझा पाए जूल पर कूलम क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये है, क्या कहते हैं, यूनिट। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन से लेना देना उतना नहीं है आपका। और ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जैसे 2 + 2 4 होता है, 5 से 2 गया 3 होता है, उस तरह से। ठीक है, समझा पाए। और ये पोटेंशियल हमेशा किससे मापिएगा, वोल्टामीटर से। हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापते हैं तो किससे मापेंगे, वोल्टामीटर से मापेंगे। और करंट किससे मापते हैं, एमीटर से। देखो करंट मापते हैं जिससे मापते हैं उसे कहते हैं एमीटर। कभी ग्राफ जब सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन तो उसके अंदर A लिखा रहेगा। और वोल्टामीटर को, वोल्ट को मापते हैं किससे, वोल्टामीटर से, V कहते हैं इसे। क्लियर है या डाउट है? एमीटर होता है वो, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है अभी तक। क्लियर हो गया यहाँ तक, नोट कर लीजिए पहले यहाँ से तक, फिर आगे कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।